हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज से हम लोग इस चैनल के ऊपर एमएचटी सीईटी का फिजिक्स के लिए एक क्रैश कोर्स शुरू करने वाले हैं। उसके अंदर हम लोग 11th एंड 12th का फिजिक्स का जो सीईटी के लिए सिलेबस है, उसके अंदर जितने भी चैप्टर्स आते हैं उन सभी चैप्टर्स की थ्योरी, उसके अंदर के फॉर्मूलेज, कोई इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स होंगी तो उन सभी को रिवाइज करेंगे। और उसके बाद में प्रीवियस ईयर 2024 के अंदर जितनी भी शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम हुई थी उन सभी क्वेश्चन पेपर्स के अंदर फिजिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उन सभी को चैप्टर वाइज डिवाइड करने के बाद में हर चैप्टर के ऊपर 20-30 या उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन जो होंगे उन सभी को हम सॉल्व करेंगे पीसीबी और पीसीएम शिफ्ट के अंदर। तो आज हम 11th का एक चैप्टर है साउंड, उससे शुरुआत करने वाले हैं। सो आवर फर्स्ट चैप्टर इज़ साउंड। इसकी सबसे पहले हम थ्योरी देखेंगे, साउंड एग्जैक्टली क्या होता है। उसको समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं वेव से। वेव, व्हाट इज अ वेव? वेव इज नथिंग बट अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मतलब वेव क्या होती है? मोड ऑफ ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के वेरियस मेथड से उसके अंदर से एक होती है वेव। वेव अगर देखेंगे हम तो उसको 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहली होती है मैकेनिकल वेव। द फर्स्ट वन इज मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल मीन्स अ वेव विच रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। इसके अंदर मैकेनिकल के अंदर क्या होता है, उसको वेव को ट्रांसफ़र होने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद में वेव का सेकंड टाइप होता है नॉन मैकेनिकल, और दिस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। These type of waves does not require material medium for their propagation। मतलब फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर लाइट है, सनलाइट सन से स्टार्ट करने के बाद उसकी जर्नी स्टार्ट होने के बाद में अर्थ तक आती है। अब अर्थ तक आने के लिए दोनों के बीच में, सन और अर्थ के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, तब भी जो सन से लाइट आ रही है वो वेव के फॉर्म में अर्थ तक आती है। उसके लिए कोई भी मटेरियल मीडियम रिक्वायर नहीं है। उसके बाद में थर्ड होता है मैटर वेव्स। मैटर वेव्स, द वेव्स विच आर एसोसिएटेड विद द मैटर। मतलब अगर कोई मटेरियल मोशन के अंदर होगा तो वहाँ पर उसके साथ में जो वेव होगी दैट वेव इज नोन एज मैटर वेव। ये डी ब्रॉइस जो हाइपोथेसिस है, जिसको जनरली हम डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस बोलते हैं, उसके ऊपर से ये थर्ड टाइप आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ये बस समझने के लिए, शुरुआत करने के लिए। अब वेव को कैटेगराइज करने के लिए, साउंड को कैटेगराइज करने के लिए एग्जैक्टली कहाँ आता है उसको समझने के लिए हमें एक और टाइप की वेव देखनी होगी, दैट इज प्रोग्रेसिव वेव। दूसरी कौन सी होती है? प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव मीन्स a wave in which disturbance produced at a certain point travels continuously in a given medium without any damping and obstruction। मतलब एक जगह अगर कोई वेव पल्स फॉर्म हो गई तो विदाउट वो वेव जो होगी, वो जो पल्स होंगी वो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस आगे ट्रैवल करने वाली है, उसके अंदर किसी भी तरह की डैम्पिंग नहीं होगी। तो उस टाइप की जो वेव होती है उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव। तो ये जो प्रोग्रेसिव वेव होती है इसको भी हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। उसके अंदर पहली होती है ट्रांसवर्स वेव। द फर्स्ट वन इज ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव मीन्स द वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। अब इसको समझने के लिए जनरली हम जब भी वेव की इमेजिनेशन करते हैं तो हमारे सामने एक ही डायग्राम आती है, वो इस तरह से होती है। जनरली इस तरह से उसको मैं ग्राफिकल फॉर्म के अंदर दिखा लेता हूँ। जब भी हम कोई वेव ऐसी इमेजिन करते हैं तो इस तरह से एक शेप हमारे सामने आ जाता है, इस तरह से। ओके, तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पर? जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। मतलब इस डायरेक्शन के अंदर, इस डायरेक्शन के अंदर अगर वेव प्रोपोगेट करेंगी, आगे बढ़ने वाली है, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, मतलब यहाँ पर अगर कोई पार्टिकल होगा तो वो पार्टिकल इस तरह से परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वाइब्रेट करेगा। तो ये जो इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है,
ये जो ग्राफ है यहाँ पर, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम है, मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन और इस एक्सिस के ऊपर टाइम है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा ट्रांसवर्स वेव के लिए। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले ये जो अपर हायर डिस्प्लेसमेंट होता है, अपर हायर डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको हम क्रिस्ट बोलते हैं, क्रिस्ट। उसके बाद में जो लोअर निगेटिव साइड के अंदर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा जहाँ पर, उसको बोलते हैं ट्रफ। ये जो निगेटिव सेक्शन के अंदर जितने भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स आते हैं उन सभी की रीजन को ट्रफ बोलेंगे। तो जितनी भी वेव होंगी वो अल्टरनेट क्रिस्ट एंड ट्रफ के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। इस वेव के ऊपर हमें कुछ कुछ पॉइंट समझने। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये जो वेव है, वेव के ऊपर पार्टिकल ने यहाँ पर, ये जो पार्टिकल है यहाँ पर, ये वाला, ये पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म कर रहा है। तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन हो गई, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है मीन पोजीशन है, और ये उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो मीन पोजीशन से पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, दिस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं इसे? एम्पलीट्यूड। जनरली ये हम कैपिटल ए से दिखाते हैं। उसके बाद में वेव ने उसकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट की है, फिर से इस मीन पोजीशन के ऊपर आ गई और फिर दूसरे साइड निगेटिव साइड में ट्रैवल करने के बाद में फिर से निगेटिव यहाँ पर मीन पोजीशन पर आ गई। तो ये जो सक्सेसिव डिस्टेंस वेव ने कवर की है यहाँ पर, ये जो डिस्टेंस होगा, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव इन वन ऑसिलेशन और वन वाइब्रेशन, और the distance between two successive points which are in same state of vibration, मतलब सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। यहाँ पर ये मीन पोजीशन थी, यहाँ पर भी मीन पोजीशन है, यहाँ पार्टिकल ऊपर जाने वाला था, यहाँ भी पार्टिकल ऐसा ऊपर जाने वाला है। तो ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज वेवलेंथ। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा इसे क्या बोलते हैं? वेव लेंथ, वेव लेंथ। दिस वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय अ सिंबल लैम्बडा, लैम्बडा से दिखाएंगे उसको। उसके बाद में दो टर्म्स होती है, इसके अलावा दो टर्म्स होती है, एक होता है टाइम पीरियड, एक होगा टाइम पीरियड। दिस टाइम पीरियड इज जनरली डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल टी। कैपिटल टी मीन्स कि यहाँ पर वेव ने उसकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट की और फिर से इस सेम स्टेट के ऊपर आने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है, the time taken by the particle to complete one vibration or one oscillation is known as time period। क्या बोलेंगे उसको? टाइम पीरियड। उसके बाद में एक और टर्म होती है फ्रीक्वेंसी, एक टर्म होगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज जनरली डिनोटेड बाय एन, कभी कभी वो एफ से भी डिनोट की जाती है, बट इस चैप्टर के अंदर जनरली हम एन सिंबल यूज़ करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, वेव ने कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट किए। मतलब अगर वेव ने एक सेकंड के अंदर, फॉर एग्जांपल एक सेकंड के अंदर इस तरह से ऐसे 2 साइकिल्स कंप्लीट की, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 2 हर्ट्स। 2 साइकिल हो गए तो 2 हर्ट्स, एक सेकंड के अंदर 3 साइकिल हो गई तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 3 हर्ट्स। इस तरह से जितने भी वहाँ पर फ्रीक्वेंसी, जितने भी वाइब्रेशंस होंगे, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब यहाँ पर उसका जनरल फॉर्मूला हम ऐसे भी ले सकते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय टाइम करने के बाद में जो वैल्यू मिलती है वो होती है फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, तो ट्रांसवर्स के अंदर जनरली हम ये जो क्रिस्ट एंड ट्रफ है, जो वेव की प्रॉपर्टीज़ है, उन सभी को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा सेकंड टाइप होता है प्रोग्रेसिव वेव का, वो है लॉन्जिट्यूडनल वेव। सेकंड टाइप की जो वेव होगी वो है लॉन्जिट्यूडनल वेव, लॉन्जिट्यूडनल वेव, longitudinal wave। Longitudinal means the wave in which particles of the medium vibrate parallel to the direction of propagation of wave। मतलब यहाँ पर इस डायरेक्शन के अंदर अगर वेव ट्रैवल करने वाली होगी तो जो पार्टिकल्स होंगे इस तरह से
इसी डायरेक्शन के अंदर टू एंड फ्रो मोशन, इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेंगे कि जिसकी वजह से यहाँ पर जो उसकी जनरली डायग्राम होगी वो डायग्राम इस तरह से कुछ दिख के आएंगी। किसी जगह के ऊपर पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब है और कोई कोई जगह पर पार्टिकल्स एक दूसरे से वेल सेपरेटेड है। इस तरह से पार्टिकल्स के अंदर वेल सेपरेशन होगा। तो इस तरह से हम लॉन्जिट्यूडनल वेव को दिखाते हैं। इसके अंदर जो वेव होती है वो दो रीजन के अंदर डिवाइड होती है। जहाँ पर पार्टिकल्स एक जगह पर आ चुके हैं, पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब है, वो रीजन होगा कॉम्प्रेशन। दिस इज कॉम्प्रेशन। और जिस रीजन के अंदर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस रीजन के अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सेपरेशन के ऊपर है, तो ये जो रीजन होगा दिस रीजन इज नोन एज रेरफैक्शन। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेकंड टाइप। इसके अंदर जनरली ये जो लॉन्जिट्यूडनल वेव होती है ये साउंड वेव ट्रैवल करते वक्त वो लॉन्जिट्यूडनल वेव के फॉर्म के अंदर होती है। मतलब जो मीडियम होगा उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सभी पार्टिकल्स टू एंड फ्रो मोशन, जिस डायरेक्शन के अंदर वेव जाने वाली है उस डायरेक्शन के अंदर टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेंगे। तो जो साउंड होता है, साउंड एग्जैक्टली क्या होगा? अब साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। साउंड एग्जैक्टली क्या हो गया? अब मैकेनिकल वेव। हमने देखा था ना यहाँ पर ये जो पार्ट है इसके अंदर हमने मैकेनिकल वेव देखी है विच रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम। साउंड इज अ मैकेनिकल वेव विच ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव। लॉन्जिट्यूडनल नेचर वो दिखाएंगे यहाँ पर। तो ये जो ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होती है, फॉर एग्जांपल ट्रांसवर्स अगर हम कंसीडर करेंगे तो उसका एग्जांपल हम ले सकते हैं द वाटर रिपल्स। स्टिल वाटर है, वाटर के ऊपर जो रिपल्स फॉर्म होने वाले हैं वो ट्रांसवर्स वेव का एक एग्जांपल है। उसके अंदर लॉन्जिट्यूडनल के अंदर साउंड वेव, ये उसका एग्जांपल है। ये जो ट्रांसवर्स वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स, ये कहाँ से ट्रैवल कर सकती है? सॉलिड एंड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, सॉरी ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। जो लिक्विड होंगी लिक्विड के सरफेस के ऊपर ये ट्रैवल कर सकती है, बट इट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। कैन नॉट, सॉरी उल्टा हो गया। इट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। इट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। बहुत दिनों के बाद इस तरह से लेक्चर ले रहा हूँ हिंदी के अंदर, तो बीच में कोई गड़बड़ हो सकती है तो उसके लिए सॉरी। तो उसके बाद में दूसरा लॉन्जिट्यूडनल वेव कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट आल्सो। तीनों के अंदर ये लॉन्जिट्यूडनल वेव ट्रैवल कर सकती है। उसके बाद में ये जो लॉन्जिट्यूडनल वेव होती है इट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम में से ये ट्रैवल नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये उसका एक ड्रॉबैक है या उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं हम लोग। ओके, उसके बाद में जो वेव का पार्ट है उसके अंदर हम जो साउंड वेव तो हमने डिफाइन कर ली एग्जैक्टली क्या होता है, उसका नेचर कैसा होता है, ये सब हम पॉइंट्स देख चुके हैं। उसके बाद में साउंड वेव्स को हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। मतलब हम उसे टॉपिक को नाम देंगे यहाँ पर साउंड वेव्स। Sound waves can be categorized in 3 different types. The first type is infrasonic. मतलब जो फ्रिक्वेंसीज एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सुन नहीं सकता, तो वो जो फ्रिक्वेंसी की रेंज है, लोअर रेंज है जिसको हम सुन नहीं सकते, तो वो होती है इंफ्रासोनिक। इसकी रेंज होती है लेस देन 20 हर्ट्स। लेस देन 20 हर्ट्स जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सुन नहीं सकता, तो वो कैटेगरी होती है इंफ्रासोनिक। उसके बाद में सेकेंड कैटेगरी होती है इसकी साउंड वेव की, वो है सोनिक और दिस इज आल्सो नोन एज ऑडिबल। जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो 20 हर्ट्स से लेकर 20,000 हर्ट्स, 20 किलो हर्ट्स बोल सकते हैं हम, 20 किलो हर्ट्स की जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको सुन सकता है, तो वो सेकंड कैटेगरी के अंदर आता है, दैट इज अ सोनिक वेव।
और इसका थर्ड टाइप होता है साउंड वेव का, वो है अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक मतलब जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सुन सकता है उससे ग्रेटर जो फ्रिक्वेंसी होंगी, दैट इज ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्स, जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम बोलेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। ओके, then our next point is related to the speed of transverse and longitudinal wave। okay, इस पेज के ऊपर जितना भी लिखा हुआ होगा वो आप अपने नोट्स के अंदर ऐड कर लो, या फिर मैं इसको पीडीएफ फॉर्म के अंदर जो कमेंट्स होंगे उसके अंदर डाल दूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड ऑफ वेव्स। उसके अंदर पहला टॉपिक होगा स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो ये जो टॉपिक होता है ट्रांसवर्स वेव का, ये जनरली सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स 12th का जो चैप्टर है उसके अंदर कवर होता है। तो उसका बस मैं यहाँ पर फॉर्मूला मेंशन कर देता हूँ। ये जो मेन टॉपिक होगा वो हम लोग 12th के अंदर जो सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स है उसके अंदर देखेंगे। स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ टी अपॉन एम, स्क्वायर रूट ऑफ टी अपॉन एम। सो यहाँ पर टी आया है, ये जो टी है, टी इज नथिंग बट टेंशन। टी मतलब क्या होता है, टेंशन। और दूसरा है यहाँ पर लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। लीनियर मास डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है, ये जो होगा ना यहाँ पर, दिस इज नथिंग बट मास पर यूनिट लेंथ, दिस इज लीनियर मास डेंसिटी। जनरली ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद में और इसके डिफरेंट टाइप के केसेस होते हैं, वो उन सभी को हम सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के अंदर देखेंगे। ठीक है, देन आवर नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पीड ऑफ longitudinal wave, longitudinal wave, longitudinal wave। स्पीड ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव फाइंड आउट करने के लिए न्यूटन ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और उसके अकॉर्डिंग न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया था। तो वो जो पहला टॉपिक होगा वो होगा हमारा न्यूटन्स फॉर्मूला। न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया था, दैट इज V इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ E अपॉन रो। जनरली उसके अंदर यहाँ पर प्रेशर था, ये जो पॉइंट है ना यहाँ पर ई की जगह प्रेशर था, बट कभी कभी हम लोग यहाँ पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करेंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो हम लोग डिफरेंट पॉइंट्स के लिए, फॉर एग्जांपल पहला होता है उसके अंदर ई की जगह पर हम लोग वाई ले सकते हैं, दैट इज यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस कब यूज़ करेंगे, जब वहाँ पर अगर कोई सॉलिड मटेरियल होगा तब। उसके बाद में दूसरा होता है बल्क मॉडुलस, बी, ये भी यूज़ कर सकते हैं बल्क मॉडुलस। इसकी ज़्यादातर कुछ ज़रूरत नहीं होती है, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ। और तीसरा होता है इसके अंदर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये सॉलिड के अंदर होता है, ये जनरली लिक्विड के अंदर होता है। ओके, तो यहाँ पर हमने जो ई देखा है, दिस ई इज नथिंग बट द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और न्यूटन ने यहाँ पर ई की जगह पर प्रेशर कंसीडर किया था, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ, फॉर्मूला क्या होगा फिर, पी अपॉन रो। P is the pressure of the medium and rho is the density। प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, प्रेशर का क्या फॉर्मूला, P इक्वल्स टू एच रो जी। इन सभी की वैल्यूज़ पुट करने के बाद में न्यूटन ने जो स्पीड ऑफ साउंड है वो फाइंड आउट किया था 279.9, नियरली 280 मीटर पर सेकंड के आसपास उसका आंसर था। बट प्रैक्टिकली ये जो वैल्यू थी वो 332 थी, 332 मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर 280, यहाँ पर 332, तो यहाँ पर दोनों के बीच में नियरली 16% का एरर था। एरर कितना था, 16% का। तो ये क्यों था, इसका एक्सप्लेनेशन न्यूटन के पास नहीं था। तो आगे जाकर उसको करेक्ट किया लाप्लास ने। सो आवर सेकेंड फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इज लाप्लास करेक्शन, लाप्लास करेक्शन।
लाप्लास ने क्या कंसीडर किया, दोनों के प्रोसेस के अंदर फर्क था। पहले न्यूटन ने कंसीडर किया कि जो साउंड है, साउंड ट्रेवल्स इन अ मीडियम विच इज़ आइसोथर्मल, और जो साउंड प्रोपोगेशन की प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। दैट मीन्स कि कंप्रेशन के अंदर हीट जनरेट होगी और रेयरफैक्शन के अंदर हीट डिसिपेट हो जाएंगी, उसको वैनिश कर दिया जाएगा, जो हीट जनरेट हो चुकी है उसको वैनिश कर दिया जाएगा। तो इस तरह से वो प्रोसेस आइसोथर्मल होगी, टेम्परेचर ऑफ द मीडियम विल रिमेन कांस्टेंट। बट लाप्लास ने यहाँ पर कंसिडर किया कि ये जो प्रोसेस है वो एडियाबेटिक है। एडियाबेटिक प्रोसेस मीन्स कि वहाँ पर जो जनरेट होने वाली हीट है, मीडियम के अंदर जो हीट जनरेट होगी वो मीडियम से बाहर नहीं जाएंगी। द टोटल हीट विल रिमेन इन द मीडियम, देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द मीडियम एंड सम अदर पार्ट ऑफ द मीडियम और सराउंडिंग। तो एडियाबेटिक प्रोसेस कंसीडर की, क्यों किया, क्योंकि उसके अंदर कॉम्प्रेशन के अंदर हीट जनरेट हो गई, बट रेयरफैक्शन के अंदर हीट डिसिपेट होने के लिए एक प्रॉपर टाइमिंग नहीं मिला, तो हीट उस मीडियम के अंदर रह गई। तो यहाँ पर लाप्लास ने क्या किया, बस एक छोटा सा चेंज किया, इसके अंदर जो फॉर्मूला था यहाँ पर पी के साथ में उसने ग्यामा से मल्टीप्लाई कर दिया, ग्यामा पी अपॉन रो, ये फॉर्मूला होगा। तो इसके अंदर ग्यामा क्या है, ग्यामा इज एडियाबेटिक रेशो। ग्यामा क्या होगा यहाँ पर, एडियाबैटिक रेशो, दैट इज दिस इज द रेशो ऑफ, दिस इज द रेशो ऑफ, दिस इज द रेशो ऑफ Cp to Cv, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये दोनों का रेशो होगा। तो ये जो ग्यामा होता है इसका स्टडी हम KTG के अंदर करेंगे, यहाँ पर उसकी कुछ रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर ये जो लाप्लास करेक्शन था, इसके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, जो प्रैक्टिकल वैल्यू थी दैट इज़ 332, एग्जैक्टली वही वैल्यू इस फॉर्मूले के यूज़ करने के बाद में आई। तो यहाँ से हम लोग ज़्यादातर ये जो फॉर्मूला होगा इसी को यूज़ करेंगे। तो अब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के ऊपर से हमें एक और टॉपिक स्टडी करना है, दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले के ऊपर से हमें एक टॉपिक स्टडी करना है, दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। मतलब ये जो स्पीड ऑफ साउंड होता है वो किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब मीडियम का प्रेशर, टेम्परेचर या फिर डेंसिटी अगर चेंज हो गई तो उसके ऊपर ये जो साउंड होगा, साउंड के स्पीड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, वो टॉपिक हमें इसके अंदर देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। द फर्स्ट पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सो ये जो फॉर्मूला है, वी का जो फॉर्मूला यहाँ पर हमें मिला था, दैट इज़ वी इक्वल्स टू ग्यामा पी अपॉन रो। तो रो की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ ग्यामा पी, रो मीन्स डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो यहाँ पर आ गया मास और ऊपर चला गया वॉल्यूम। उसके बाद में पीवी का फॉर्मूला हमें पता रहता है, पीवी इज इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरटी। सो ग्यामा इंटू एनआरटी, यहाँ पर आरटी आ गया, और एन अपॉन एम जो होगा वो होगा मोलर मास। वो क्या होगा, मोलर मास। ये उसका एग्जैक्ट फॉर्म है, जो लाप्लास का करेक्शन है उसका एग्जैक्ट फॉर्म ये है, ग्यामा आर टी अपॉन एम जीरो। इसके ऊपर से दो चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास है। ये जो यहाँ पर m0 दिया हुआ है ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस है, जो मीडियम होगा उसका। तो इसके अंदर यहाँ पर टेम्परेचर और वेलोसिटी ऑफ साउंड का एक रिलेशन हमें मिल जाता है, दैट इज v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ t, that is speed of sound changes directly according to the temperature. If temperature increases then speed of sound also increases. तो यहाँ पर हम एक और फॉर्मूला ऐड कर सकते हैं, एंड दैट फार्मूला इज v इज इक्वल्स टू v0 प्लस 0.61 इंटू टी। टी इज द टेम्परेचर, टी यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर। ओके, तो एग्जैक्टली क्या है देख लो यहाँ पर। इसके अंदर v इज द स्पीड ऑफ साउंड एट एनी पॉइंट। उसके बाद में ये है यहाँ पर v0, दैट इज इनिशियल
स्पीड दैट इज 332 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो फॉर्मूला है ये टोटली इसके ऊपर डिपेंड करता है कि 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो स्पीड ऑफ साउंड कितने से चेंज होगा। तो यहाँ पर उसका आंसर मिलता है कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो स्पीड ऑफ साउंड 0.61 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर हमें टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो देखने मिलता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और कितना होगा उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। ओके, then the second point is effect of pressure. Second point is effect of pressure. जो लाप्लास का फॉर्मूला है यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला यूज़ किए थे ये वाला, इसके अंदर PV आता है, PV प्रेशर वॉल्यूम, PV इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। सो वी कैन से दैट देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। प्रेशर अगर चेंज होगा मीडियम का तो भी स्पीड ऑफ साउंड चेंज होने वाला नहीं है। जो थर्ड पॉइंट होता है, थर्ड पॉइंट विच इज अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इज इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। Humidity means amount of moisture, water molecules or water vapors present in the gas or medium। तो ये जो पॉइंट होता है उसको रिलेट करने के लिए हमें डेंसिटी पता होनी चाहिए। यहाँ पर हमने पहले देखा था लाप्लास करेक्शन के अंदर डेंसिटी का और इसका क्या रिलेशन होता है। V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ रो, दैट इज डेंसिटी के इन्वर्स प्रोपोर्शन में दो टाइप की एयर होगी, ड्राई एयर और दूसरी होगी मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर के अंदर अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा। और अगर हम दोनों की डेंसिटीज़ कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर इज़ लेस दैन डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर। जनरली हम क्या सोचते हैं कि मॉइस्चर प्रेजेंट है मतलब वहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी, बट ऐसा नहीं होता है। अगर हम देखेंगे मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर कि एक मीडियम है उसके अंदर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है और दूसरा मीडियम है उसके अंदर ड्राई है, इसलिए उसके अंदर ज़्यादातर नाइट्रोजन गैस है या ऑक्सीजन गैस है या कोई दूसरा गैस उसके अंदर प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन हम कंसिडर करेंगे। एक साइड में H2O है, दूसरे साइड में O2 है। H2O का मॉलिक्यूलर वेट 18, O2 का मॉलिक्यूलर वेट 32। सो यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट ड्राई एयर का ज़्यादा होगा, सो डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर विल बी ग्रेटर दैन मॉइस्ट एयर। तो यहाँ पर डेंसिटी और वेलोसिटी का तो इनवर्स रिलेशन आ गया। सो यहाँ पर हम फाइनल कंक्लूजन ले सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर इज ग्रेटर दैन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ड्राई एयर। ड्राई एयर में स्पीड ऑफ साउंड कम होगा, मॉइस्ट एयर के अंदर वो ज़्यादा होगा। यह हमारा फाइनल कंक्लूजन होगा। देन द फोर्थ इफेक्ट इज इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी का भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। मीडियम अगर चेंज हो जाएगा तो भी यहाँ पर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो चेंज होने वाला नहीं है। सो इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या होगा, effect of frequency, if medium changes then frequency remains constant, so we can say that there is no effect। यहाँ पर क्या हो जाएगा, no effect, there is no effect of frequency on speed of sound। then our next point is related to the intensity। एक पॉइंट हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। इस चैप्टर के अंदर ज़्यादातर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इसका हम टोटल जो इंटेंसिटी होंगी उसके बाद में फेज डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस है, इन सभी टॉपिक्स को सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के अंदर कवर करेंगे। वहाँ पर इसको याद रखने की एक सिंपल मेथड है वो भी आपको बता दूंगा। यहाँ पर हमें ज़्यादातर इंटेंसिटी की ज़रूरत होती है साउंड के अंदर। तो बस किसके ऊपर डिपेंड करता है वो ज़रूरी है। तो इंटेंसिटी का जो पॉइंट होगा उसको हम छोटा रखेंगे। इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। जो पॉइंट होगा सोर्स ऑफ साउंड से जो पॉइंट जहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं वो पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा उसके
इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है वो डिपेंड करेंगे। इंटेंसिटी इज नथिंग बट द flow of energy of a wave per unit area of cross section of the medium, that is energy per unit area per unit time, ये उसका फॉर्मूला होता है। ओके, ये यहाँ पर इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इको। इको इज़ द रिपीटेशन ऑफ साउंड। यहाँ पर उसको मेंशन करने की ज़रूरत भी नहीं है। इको अगर देखेंगे ना तो इको का जो टॉपिक होता है वो सिंपल होता है। उसके अंदर हम ज़्यादातर यही देखते हैं कि वो फॉर एग्जांपल टाइम फॉर इको दिया हुआ है, तो एक पॉइंट से जो सोर्स होगा, सोर्स से लेकर जो वॉल है सामने की, उसके अंदर जो डिस्टेंस है वो कितना है वो फाइंड आउट करने के लिए आता है। तो टाइम डबल है तो उसको डिवाइड बाय 2 करना है। इस तरह के इसके अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं। प्रीवियस ईयर में तो इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, तो उस टॉपिक को हम नहीं देखेंगे। जो थ्योरेटिकल पॉइंट होता है, थ्योरेटिकल पॉइंट, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, इसको हम शॉर्टकट के अंदर देख लेंगे एक बार बस। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स, तो बेसिकली इसके अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हम 11th के अंदर साउंड के अंदर स्टडी करते हैं। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज लाउडनेस। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है लाउडनेस। लाउडनेस इज रिलेटेड टू इंटेंसिटी। इट इज रिलेटेड टू इंटेंसिटी। तो यह एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी ऑफ साउंड कितनी है उसके ऊपर से उसकी लाउडनेस डिसाइड होती है। अब जो लाउडनेस होंगी वो लाउडनेस मेजर करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, L इक्वल्स टू 10 log to the base 10 I upon I0। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द लाउडनेस। इसके अंदर L स्टैंड्स फॉर लाउडनेस, ये जो I है, I इज द इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, और I0 इज रेफरेंस इंटेंसिटी। I0 क्या है यहाँ पर, I0 इज रेफरेंस इंटेंसिटी एंड दिस इज कांस्टेंट हैविंग वैल्यू 10⁻⁻12 वैट पर मीटर स्क्वायर, ये उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये जनरली हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। कैसा यूज़ करना है इसके रिलेटेड हम प्रीवियस ईयर 2024 के अंदर एक क्वेश्चन है वो भी देखेंगे। तो बेसिकली ऊपर से अगर हम बात करेंगे तो लाउडनेस क्या होता है, दिस इज टोटली डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। देन द सेकंड पॉइंट, द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज पिच। सेकंड क्या है, पिच। पिच मीन्स टोटली, पिच इज टोटली डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्वेंसी। जो जैसे लाउडनेस इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, तो ये फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी श्रिल या जो शार्प साउंड होता है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ श्रिल या जो शार्प साउंड होता है, शार्प साउंड, तो उसकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है। उसकी फ्रिक्वेंसी कैसी होती है, हाई फ्रिक्वेंसी। ओके, हाई फ्रिक्वेंसी। और ये जनरली फीमेल्स के अंदर होती है। फीमेल जो वॉइस होता है, फीमेल वॉइस श्रिल होता है, शार्प होता है ज़्यादा एज कंपेयर टू मेल। और दूसरा जो जिसको हम फ्लैट बोलते हैं, जो फ्लैट होगा, या फिर उसको हम ग्रेव या डल भी बोल सकते हैं, डल, इसकी फ्रिक्वेंसी लो होती है, लो फ्रिक्वेंसी। तो ये लो फ्रिक्वेंसी हो गई तो उसकी पिच भी कैसी होगी, लो होगी। और ये जनरली मेल्स के अंदर होती है। मेल जो साउंड होता है वो सुनने के लिए ज़्यादा लाउड हमें एक्सपीरियंस होता है, बट उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कंपेयर होती है एज़ कंपेयर टू फीमेल कम होती है। ठीक है, और जो उसके बाद में थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज क्वालिटी, और दिस इज ऑल्सो नोन एज टिम्बर। क्या बोलते हैं इसको, टिम्बर। क्वालिटी मीन्स द डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन द 2 साउंड नोट्स। फॉर एग्जाम्पल ये ह्यूमन पर्सपेक्टिव होता है। ह्यूमन पर्सपेक्टिव कैसा कि एक ही फ्रिक्वेंसी के ऊपर अगर एक साइड में वायलिन बज रहा है और दूसरे साइड में कोई पर्सन बोल रहा है, दोनों की अगर फ्रिक्वेंसी सेम भी होगी तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वायलिन का साउंड है और ये एक कोई पर्सन जो बोल रहा है उसका साउंड है। तो वो जो फैक्टर होता है जिसके ऊपर से ये डिस्टिंग्विश होता है, दैट फैक्टर इज नोन एज क्वालिटी और टिम्बर।
ओके, ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर अगर रिक्वायरमेंट होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो, मैं इसकी पीडीएफ आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ओके, जो हमारा मेन टॉपिक है जिसको हमें स्टडी करना है वो है नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे। ये क्वेश्चन को हम साइड में रख लेते हैं, क्वेश्चन हम जो बाद में देखेंगे इसको मैं साइड में कर लेता हूँ यहाँ पर, जस्ट 1 मिनट। ओके, इसको बाद में देखेंगे हम। ओके, इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डॉपलर्स इफेक्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट। Doppler effect is the phenomenon in which there is a change in apparent frequency of sound due to the relative motion between the source and observer. Doppler effect क्या होता है? The apparent change in frequency, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। apparent change in frequency of sound due to relative motion between source and observer और listener। जो ऑब्जर्वर और सोर्स होगा, सोर्स किसी कार का हॉर्न हो या सायरन है या कोई दूसरा साउंड है जो ट्रैवल करने वाला हो, फॉर एग्जांपल रेलवे का सायरन हो गया, हॉर्न हो गया, ये सभी सोर्स ऑफ साउंड है। तो यहाँ पर ऑब्जर्वर और सोर्स के अंदर अगर कोई रिलेटिव मोशन होगा, दोनों के रिलेटिव वेलोसिटी में कुछ डिफरेंस होगा, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग वो थोड़ी सी चेंज होने वाली है। दैट इज नोन एज अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट को ध्यान में रखने के लिए हम लोगों को बस एक फॉर्मूला देखना है। एक फॉर्मूला अगर याद हो गया तो बाकी किसी दूसरे फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, एंड दैट फॉर्मूला इज n इक्वल्स टू n0 into v प्लस और माइनस VL अपॉन v माइनस और प्लस VS, ये उसका फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला याद कर लो, बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। देखो आप क्या क्या है इसके अंदर। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पहली टर्म है n इज नथिंग बट द अपरेंट फ्रीक्वेंसी। n क्या है? अपरेंट फ्रीक्वेंसी मतलब जो ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी सुनने वाला है, दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज अपरेंट फ्रीक्वेंसी। दूसरी टर्म है यहाँ पर n0 इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। n0 क्या है? ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो सोर्स ऑफ साउंड इमिट करने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म है v इज द स्पीड ऑफ साउंड। v क्या होगा? स्पीड ऑफ साउंड। उसके बाद में vs है, vs इज द स्पीड ऑफ सोर्स। सोर्स का स्पीड है। उसके बाद में लास्ट टर्म है vl इज द स्पीड ऑफ लिसनर और स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर का वो स्पीड होगा। ओके, इतने टर्म्स इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर हम देखेंगे फॉर्मूले के अंदर तो प्लस और माइनस साइन आया हुआ है, प्लस और माइनस साइन दिया हुआ है। देखो ऊपर प्लस माइनस है, नीचे माइनस प्लस है, ये ऐसा क्यों दिया हुआ है? तो ये जो अपर साइन होगी, अपर साइन मतलब क्या? ऊपर के अंदर प्लस और नीचे के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर निगेटिव। ये कब यूज़ करना है? अप्रोच के लिए। कब यूज़ करना है? अप्रोच। अब दो टर्म समझ लो। एक होता है अप्रोच, मतलब जो सोर्स और ऑब्जर्वर होगा ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे अप्रोच। अप्रोच के टाइमिंग में हमें अपर साइन यूज़ करने हैं। दैट मीन्स फॉर्मूला क्या होगा? n0 v प्लस VL अपॉन v माइनस VS।
ठीक है, ये उसका फॉर्मूला होगा। दूसरा होता है रिसीड। दूसरा क्या होगा? रिसीड। रिसीड मीन्स जो ऑब्जर्वर एंड सोर्स जो है वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। दूर अगर जाने वाले होंगे तो उस वक्त हमें फॉर्मूला यूज़ करना है n0 इंटू वी माइनस वी एल डिवाइडेड बाय v प्लस वी एस, ये फॉर्मूला है। ओके, ये यहाँ पर जो फॉर्मूला देखा ना हमने, ये वाला, इसके अंदर बस अप्रोच के लिए ऊपर और रिसीड के लिए नीचे के सिंबल यूज़ करने हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अगर कोई लिसनर स्टेशनरी होगा तो वी एल की वैल्यू 0, सोर्स स्टेशनरी होगा तो वी एस की वैल्यू 0 हो जाएंगी। ओके, ये इसके अंदर बस ये फॉर्मूला, इतनी जो थ्योरी है ये आप लोगों के लिए सफिशियंट है। इतना कर लोगे तो आपको डॉपलर इफेक्ट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन होगा वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप, क्योंकि इस पेज के ऊपर मैंने क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए एक इमेज लगाई थी, तो मैं एडिट नहीं कर पाऊँगा। तो ये जो टॉपिक है इसको आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो बस। ओके, डन, ठीक है। तो साउंड चैप्टर की जो थ्योरी और जो फॉर्मूलेस है वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं CET के 2024 के, उनको अब स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 मिनट, जो क्वेश्चंस हैं पहले हम PCB शिफ्ट के क्वेश्चंस देखेंगे। PCB शिफ्ट, PCB शिफ्ट के क्वेश्चंस, एक बार मैं स्क्रीन को चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है इस तरह से। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये दिख रहा होगा इस तरह से। ओके, डन। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन भी होंगे और साथ ही में हम सॉल्यूशन उसके साइड में लिख लेंगे। इसको थोड़ा सा नीचे लेना होगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? द पिच ऑफ व्हिसल ऑफ एन इंजन appears to drop by 30% if the original value, if नहीं, वहाँ पर ऑफ 30% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू when it passes a stationary observer. If the speed of sound in air is 350 मीटर पर सेकेंड then speed of engine is. तो ये डॉपलर इफेक्ट के ऊपर है। डॉपलर इफेक्ट के अंदर जो जो टर्म्स आते हैं उन सभी को, जो गिवन डाटा है पहले क्वेश्चन के लिए जो गिवन डाटा होगा उसको हम लिख लेंगे एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। देखो फास्ट में होगा थोड़ा सा। तो सबसे पहले देख क्या दिया हुआ है, द पिच ऑफ व्हिसल ऑफ एन इंजन अपीयर्स टू ड्रॉप बाय 30%। 30% से ड्रॉप हो गया, मतलब अपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी रह गई यहाँ पर? 90%, सॉरी 70%। कितनी रह गई है? 70% ऑफ ओरिजिनल। 70% मतलब कितना? 70/100, 70/100 ऑफ N0 आणि और यहाँ पर 70/100 मीन्स 0.7 N0, ये उसकी अपरेंट फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद में इफ़ द ओरिजिनल वैल्यू, ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू हो गया। उसके बाद व्हेन इट पासेस अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर है, लिसनर है, वो स्टेशनरी है, मतलब यहाँ पर VL की वैल्यू 0 हो गई। इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 350, V की वैल्यू दी हुई है 350 मीटर पर सेकेंड, देन स्पीड ऑफ इंजन मतलब यहाँ पर VS जो सोर्स होगा, सोर्स के पास से वो व्हिसल आने वाली है, तो स्पीड ऑफ सोर्स हमें फाइंड आउट करना है। ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है? पासेस मतलब पास कर चुका है, मतलब यहाँ पर रिसीड का फॉर्मूला आएगा। कौन सा फॉर्मूला लेना है हमें? रिसीड के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लेते हैं डॉपलर इफेक्ट के अंदर? N इक्वल्स टू N0 इंटू V प्लस VL अपॉन V माइनस VS, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो वैल्यूज़ अगर हम पुट करेंगे तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद क्या आ जाएगा? N दिया हुआ है यहाँ पर, N की वैल्यू कितनी है? N इज़ 0.7 N0 इक्वल्स टू N0 इंटू V इज़ 350, VL की वैल्यू
ज़ीरो है डिवाइडेड बाय v की वैल्यू 350 माइनस vs की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है सोर्स की। तो दोनों साइड का यहाँ पर n0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा, ये 350 से 0.7 डिवाइड हो जाएगा और ये जो टर्म है ये इधर शिफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, मतलब इक्वेशन कैसे आ जाएंगी, 350 माइनस vs इज इक्वल्स टू 350 अपॉन 0.7 से हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, 3500 10 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किए तो 7 आ गया, 7 5 जार 35, उसके बाद में 2 zeros 500 आ गया। सो माइनस vs उधर जाने के बाद में प्लस vs हो गया और 500 में से 350 ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो हमें जो स्पीड ऑफ सोर्स है वो मिल जाएंगी 150 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, तो जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस के अंदर सी ऑप्शन दिया हुआ है, सी ऑप्शन दैट इज 150 इज करेक्ट आंसर। क्लियर। अगर आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्यूशन जो है सॉल्यूशन आप लिख सकते हो या इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पीडीएफ के लिए यहाँ पर जगह कम गिर जाएंगे, तो मैं अगले लेक्चर में कोशिश करूँगा कि इसको पहले ही एडिट करके रख लो। ओके, तो आज के लिए बस एडजस्ट कर लो, सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन इज, इसको मैं कट कर देता हूँ पहले। देन सेकंड नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज नंबर 2, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 448 हर्ट्स, मतलब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है 448 हर्ट्स is emitted from the string instrument. The velocity of sound in air is v दिया हुआ है, v is equals to 320 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर कंप्लीटिंग 182 वाइब्रेशंस, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितने हैं, 182 वाइब्रेशंस दिए हुए। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव इज, डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस कैसा फाइंड आउट करना है, सिंपल है, एकदम सिंपल है। मान लो कि हमारे पास अगर कोई वेव होंगी, इस तरह से हम वेव को दिखा लेते हैं, जस्ट 1 मिनट। इस तरह से अगर हम कोई वेव दिखाते हैं तो डिस्टेंस कैसा होगा, डिस्टेंस यहाँ पर जो d दिया होगा, d कैसे लेंगे हम, इसके अंदर एक वेव जो होंगी यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, दैट इज डिनोटेड बाय सिंबल दैट इज वेवलेंथ लैम्बडा। और इस तरह से कितने वेव्स है वहाँ पर, उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे n। सो डिस्टेंस क्या होगा, सिंपल लैम्बडा इंटू n, दैट इज वेवलेंथ इंटू नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस दिए हुए, लैम्बडा फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे v इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा, v इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा। सो लैम्बडा इज इक्वल्स टू v अपॉन n आ गया, v की वैल्यू कितनी है 320 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी है 448। ओके, लैम्बडा हो गया। और नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, हम नंबर ऑफ कैलकुलेशन यहाँ पर करने की जगह हम d के फॉर्मूले में कर लेंगे। d इज इक्वल्स टू क्या, n इंटू लैम्बडा। n की वैल्यू कितनी है, n इज 182 इंटू लैम्बडा की वैल्यू 320 डिवाइडेड बाय 448। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 448 जो होगा यहाँ पर हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 से डिवाइड, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा 4 8 जार 32 और यहाँ पर एक 0। फिर से हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 2 जार 8 एंड 4 8 जार 32। उसके बाद में फिर से यहाँ पर डिवाइड करने के बाद में कितना आ जाएगा 20। उसके बाद में फिर से 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 जार 28 एंड 4 5 जार 20। ठीक है, उसके बाद में नीचे यहाँ पर 7 है, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो डिवीजन जाती है या नहीं, एक बार उसको बाद में देखेंगे। 180 इंटू 5 कर लेंगे, 180 इंटू 5 किए तो कितना हो गया, 5 2 जार 10, देन 5 8 जार 40 प्लस 1 41 एंड 5 1 जार 5, 5 प्लस 4 9। ये बराबर आ गए क्या, 5 2 जार 10, 1 कैरी, 5 8 जार 40, 41 हो गया, 5 1 जार 5 प्लस 1 बराबर है। उसके बाद में डिवाइड बाय 7, 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो 7 1 जार 7, देन 2 7 3 जार 21 और यहाँ पर एक
0, दैट मीन्स 130 डिस्टेंस है, मतलब ये मीटर के अंदर होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज 130 मीटर। क्लियर, समझ गए आप लोग? नहीं समझे होंगे तो फिर से रिवाइज कर लो। देन इसको मैं कट करने जा रहा हूँ, लिखना हो तो लिख लो जल्दी। डन, ठीक है। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज थेरोटिकल क्वेश्चन, थेरोटिकल दिया हुआ है। देखो यहाँ पर क्या है, रिगार्डिंग टू पिच ऑफ साउंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। रॉन्ग स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करना है। पहले देखो, टोन और पिच रेफर्स टू सिंगल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव। ये हमने देखा है जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अंदर। तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। हाई पिच साउंड नीड टू बी लाउडर, हाई पिच साउंड नीड टू बी लाउडर। लाउड साउंड होगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद में सी ऑप्शन है यहाँ पर, पिच रेफर्स टू शार्पनेस। पिच शार्पनेस नहीं दिखाती, पिच फ्रीक्वेंसी दिखाती है, तो ये भी नहीं है। एंड लास्ट ऑप्शन इज इन जनरल मेल साउंड इज शार्पर दैन दैट ऑफ फीमेल साउंड। ये ऑप्शन रॉन्ग है। रॉन्ग जो पिच के रिलेटेड स्टेटमेंट है वो ये। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर क्या होना चाहिए, फीमेल साउंड इज शार्पर दैन मेल, हमने थ्योरी के अंदर देखा था। तो करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज इन जनरल मेल साउंड इज शार्पर दैन दैट ऑफ फीमेल साउंड। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर ऊपर ले लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, 4 नंबर। अगेन आई थिंक कि ये क्वेश्चन डॉपलर इफेक्ट के रिलेटेड होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, व्हेन ऑब्जर्वर मूव्स टूवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स विथ वेलोसिटी v1, मतलब जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर मतलब लिसनर, लिसनर का स्पीड कितना है v1, और यहाँ पर वो अप्रोच करने वाला है, अप्रोच, अप्रोच, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी सॉरी द अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड नोट इज f1, मतलब यहाँ पर अपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी लेनी है, f1 लेनी है। The apparent when observer moves away from the source with velocity v1, the apparent frequency is f2. If v is the velocity of sound in air and f1 upon f2 is equals to 2, then v upon v1 equals to, मतलब देखो पहले इस क्वेश्चन के अंदर अगर समझना हो तो स्टॉप कर लो, स्क्रीन को पॉज करो, खुद से समझ लो। उसके बाद में फिर से यहाँ पर अगर हम देखेंगे अप्रोच की केस क्या आ जाएंगे, अप्रोच के लिए जस्ट 1 मिनट, अप्रोच की केस के बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था। यहाँ पर देखो अप्रोच के लिए यहाँ पर अपरेंट फ्रीक्वेंसी दी हुई है f1, उसके बाद में दूसरी बार यहाँ पर रिसीड होने वाला है। रिसीड के टाइमिंग में क्या दिया हुआ है, रिसीड के टाइमिंग में यहाँ पर लिसनर का वही स्पीड है, दैट इज v1, और जो फ्रीक्वेंसी अपरेंट फ्रीक्वेंसी रिसीड के टाइम उसको हम nr बोलेंगे, और ये na अप्रोच के लिए, तो वो फ्रीक्वेंसी है f2, और दोनों का रेशियो दिया हुआ है, दैट इज f1 अपॉन f2, ये दोनों की वैल्यू दी हुई है, दैट इज 2, और हमें फाइंड आउट करना है v अपॉन v1। कैसे फाइंड आउट करेंगे, बस सिंपल है, f1 जो फर्स्ट है अप्रोच, अप्रोच की फ्रीक्वेंसी, अप्रोच के लिए फॉर्मूला क्या होता है डॉपलर का, अप्रोच का फॉर्मूला होगा n इक्वल्स टू n0 इंटू v प्लस VL अपॉन v माइनस VS। सो वैल्यूज़ अगर हम पुट करेंगे तो n की वैल्यू यहाँ पर लेनी है अपरेंट फ्रीक्वेंसी फर्स्ट केस के अंदर f1, उसके बाद में ओरिजिनल हमें पता नहीं है तो उसको हम n0 ही दिखाएंगे। उसके बाद में v स्पीड ऑफ साउंड कुछ दिया हुआ नहीं है, सॉरी हाँ v वेलोसिटी ऑफ साउंड के लिए v लेना है, प्लस लिसनर जो है लिसनर का स्पीड v1 है डिवाइडेड बाय v माइनस VS की वैल्यू कितनी है v1 है। ओके सॉरी जो यहाँ पर लिसनर है, ऑब्जर्वर मूव्स टूवर्ड्स अ स्टेशनरी सोर्स, सोर्स यहाँ पर स्टेशनरी है, मतलब यहाँ पर इसके अंदर VS की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी,
वी एस की वैल्यू 0, मतलब ये इक्वेशन होगी n0 इंटू वी प्लस v1 अपॉन v। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। देन रिसीड, दूसरी केस कौन सी है इसके अंदर, रिसीड। रिसीड के लिए क्या फॉर्मूला होता है, रिसीड का फॉर्मूला होता है n इक्वल्स टू n0 v माइनस वी एल अपॉन v प्लस वी एस। इसके लिए यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, ये आ जाएगा f2 इंटू n0 पता नहीं है, v माइनस वी वन अपॉन v प्लस ज़ीरो है, मतलब वहाँ पर v आ जाएगा। सो n0 इंटू वी माइनस वी वन अपॉन v, दिस इज आवर इक्वेशन सेकेंड। इस तरह से दो इक्वेशंस हो गई। देन हमें इन दोनों का बस रेशो लेना है, और रेशो की वैल्यू कितनी है, 2 है। सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज f1 अपॉन f2, ये दोनों करेंगे अगर हम, तो f1 और f2 दोनों के अंदर देखो यहाँ पर ये v कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्टली एक स्टेप ले रहा हूँ मैं, n0 पे यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या रहेगा, ऊपर बस रहेगा v प्लस वी वन, और नीचे रहेगा v माइनस वी वन इक्वल्स टू, ये दोनों की वैल्यू 2 हो गई। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो v प्लस वी वन इज इक्वल्स टू 2 इंटू वी माइनस 2 वी वन। हमें v अपॉन वी वन फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर v की टर्म राइट साइड में 2v माइनस v हो गया, इक्वल्स टू ये इधर शिफ्ट हो जाएगा v1 प्लस 2v1। सो v इज इक्वल्स टू 3v1। सो v अपॉन v1 की वैल्यू हो जाएंगी 3। सो हमारा फाइनल आंसर होगा 3। तो ऑप्शन के अंदर अगर हम देखेंगे तो 3 आंसर दिया हुआ है, दैट इज सी। 3 आंसर हमारा करेक्ट होगा। क्लियर? तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। देन इसको मैं रब कर लेता हूँ, अगर आपको लिखना हो तो स्क्रीन पॉज करके लिख लो। जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको। यहाँ पर बस 1 मिनट। ओके, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 नंबर आई थिंक थ्योरेटिकल दिया हुआ है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या है, इफ ह्यूमिडिटी इन एयर इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ साउंड वेव इंक्रीज होने वाला है। हमने ये पॉइंट देखा है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ड्राई एयर। तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो गई तो स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज होगा। सो आवर करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज इंक्रीजेस। देन आवर लास्ट क्वेश्चन जो पीसीबी शिफ्ट का है, लेक्चर का लास्ट नहीं, पीसीबी शिफ्ट का लास्ट है बस। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप लोग भी पढ़ सकते हो, और साथ ही मैं यहाँ पर गिवन डाटा जो होगा वो सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर लिख लेता हूँ। तो पहले क्या दिया हुआ है, सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग टूवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर। स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, मतलब यहाँ पर वी एल की वैल्यू 0 है, और जो सोर्स ऑफ साउंड है वी एस इज मूविंग विथ वेलोसिटी वी एस, उसकी वैल्यू वी एस ही लेनी है। एंड देन मूव्स अवे विथ वेलोसिटी वी एस, पहले वो अप्रोच करेगा उसके बाद में रिसीड करेगा। अज्यूम दैट द मीडियम थ्रू विच द साउंड वेव्स ट्रेवल्स इज एट रेस्ट, इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड n वेलोसिटी ऑफ साउंड, v के लिए सिंबल v यूज करना है, एंड n इज द फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ पर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी n लेनी है, फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाय द सोर्स, देन द डिफरेंस बिटवीन एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज हर्ड बाय द ऑब्जर्वर। एपरेंट फ्रीक्वेंसी मतलब कैसे, पहले वो अप्रोच करने वाला था तो एन ए आ गया, माइनस बाद में वो रिसीड करेगा, मतलब यहाँ पर एन आर आ गया। सो एन ए माइनस एन आर हमें फाइंड आउट करना है। तो अप्रोच के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एन जीरो वी प्लस वी एल अपॉन वी माइनस वी एस। देन रिसीड के लिए फॉर्मूला एन जीरो इंटू वी माइनस वी एल अपॉन वी प्लस वी एस, ये आ गया। देन एन जीरो की वैल्यू कितनी लेनी है, एन लेनी है। उसके बाद में v एज इट इज़, उसके बाद में वी एल तो 0 है, प्लस 0 हो गया, डिवाइडेड बाय v माइनस वी एस की वैल्यू एज इट इज़ लेनी है। देन माइनस एन वी प्लस सॉरी माइनस 0 अपॉन v प्लस वी एस। उसके बाद में हम n और v को मल्टीप्लाई कर लेंगे। n मतलब यहाँ पर इक्वेशन क्या आ जाएंगी, एन वी अपॉन वी माइनस वी एस माइनस एन वी अपॉन
v प्लस वी एस। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। पहले यहाँ पर एन वी को मल्टीप्लाई बाय v प्लस वी एस करना होगा, उसके बाद में माइनस एन वी को, फिर से एन वी को v माइनस वी एस से मल्टीप्लाई करना है, v माइनस वी एस से, ठीक है। एंड होल डिवाइडेड बाय, दोनों के जो डिनोमिनेटर से वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, v माइनस वी एस इंटू वी प्लस वी एस, ये आ गया। देन इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एन वी इंटू वी, दैट इज एन वी स्क्वायर, देन प्लस एन वी इंटू वी एस, एन वी इंटू वी एस माइनस एन वी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस एन वी इंटू वी एस एंड होल डिवाइडेड बाय, अगर हम डिनोमिनेटर को देखेंगे तो डिनोमिनेटर के अंदर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला है, जो अलजेब्राइक इक्वेशन है उसका एक आइडेंटिटी है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ओके। देन यहाँ पर एन वी स्क्वायर माइनस एन वी स्क्वायर 0 हो गया, और ये एन वी एस 2 टाइम्स हो गया, तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला मिलेगा 2 टाइम्स एन वी एस अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर, ओके। सो हमारा फाइनल आंसर होगा 2 टाइम्स एन वी एस वी स्क्वायर माइनस, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पर ए ऑप्शन, यह हमारा करेक्ट आंसर है, ओके। सो यहाँ पर हमने जो पीसीबी के 6 क्वेश्चंस थे वो सॉल्व कर लिए। जस्ट 1 मिनट, मुझे एक काम है, तो उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। इसके बाद हम पीसीएम शिफ्ट के जो क्वेश्चंस है उन्हें सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, अ ट्रेन साउंडिंग अ विसल ऑफ फ्रिक्वेंसी 510 हर्ट्स, मतलब यहाँ पर ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी दी हुई है, दैट इज 510 हर्ट्स। अप्रोचेस मतलब यहाँ पर अप्रोच की हमें केस यूज़ करने होंगे। अप्रोचेस अ स्टेशन एट 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो सोर्स है, सोर्स का स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, इसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 5/18। जब भी हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 18 4 जार 72 एंड 4 5 जार 20 मीटर पर सेकेंड होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है, द फ्रिक्वेंसी ऑफ नोट हर्ड बाय एन ऑब्जर्वर ऑन प्लेटफॉर्म एज द ट्रेन अप्रोच द स्टेशन एंड देन रिसीड्स द स्टेशन आर रिस्पेक्टिवली। अप्रोच और रिसीड दोनों के लिए हमें फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है, v इज इक्वल टू 320 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अप्रोच के लिए फाइंड आउट करेंगे। अप्रोच का फॉर्मूला क्या है, n इक्वल्स टू n0 v प्लस वी एल अपॉन v माइनस वी एस। सो वैल्यूज पुट अप करेंगे तो n0 की वैल्यू 510 इंटू v स्पीड ऑफ साउंड कितना है, स्पीड ऑफ साउंड इज 320 माइनस वी एल। लिसनर जो है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर है, मतलब वो कैसा होगा, उसका स्पीड 0 होगा, डिवाइड बाय 320 माइनस वी एस की वैल्यू कितनी है, वी एस इज 20, ओके। सो 510 इंटू 320 डिवाइडेड बाय 300, एक जीरो कैंसल, यहाँ से एक जीरो कैंसल, 3 से 51 को डिवाइड करेंगे तो 3 1 जार 3 एंड 3 7 जार 21 मल्टीप्लाई बाय 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 2 जार 34, 3 कैरी आ गया, 17 3 जार 51 प्लस 3 54, 544 अप्रोच की फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी मतलब ये हर्ट्स के अंदर होगा, क्लियर। सो यहाँ पर 544 दिया हुआ है अप्रोच के लिए, बट यहाँ पर 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो हमें रिसीड का भी फाइंड आउट करना होगा। रिसीड का फॉर्मूला क्या है, रिसीड का फॉर्मूला होगा n इक्वल्स टू n0 डिवाइडेड बाय v माइनस वी एस अपॉन v प्लस वी एस, सॉरी ऊपर वी एल है और नीचे यहाँ पर वी एस है। सो n0 दिया हुआ है 510 मल्टीप्लाई बाय v है 320 माइनस 0 डिवाइड बाय 320 प्लस 0। सो यहाँ पर ऊपर 510 मल्टीप्लाई बाय 320 एंड होल डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 340
तो यहाँ पर एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पर 17 से डिवाइड करेंगे, 17 2 ज़ार 34, 17 3 ज़ार 51 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 160 एंड दिस विल बिकम 480 हर्ट्स। ठीक है, सो सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन 480, 544 एंड 480, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो ये था हमारा फर्स्ट पीसीएम का फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपल था, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। अगर लिखना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो या बाद में अपनी नोटबुक के अंदर भी लिख सकते हो। बेटर तो नोटबुक के अंदर लिखना होगा क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो इसके ऊपर से क्लियर हो जाएंगे, आपके हाथों के नीचे से चले जाएगा तो बेटर हो जाएगा। ठीक है, देन आवर सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 इज थेरोटिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? द डायग्राम शोज द प्रोग्रेशन ऑफ स्टेशनरी वेव ए बी सी डी ई आर 5 पॉइंट्स ऑन दिस वेव। सो इसके ऊपर से ये जो वेव दी हुई है, वेव के ऊपर से हमें क्या फाइंड आउट करना? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन के अंदर जो पॉइंट्स है उसे हमें दिखाना है। तो देखो यहाँ पर ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सेम स्टेट मतलब क्या? 3 पॉइंट सेम होने चाहिए, एक डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, दूसरा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और तीसरा ऑसिलेशन नंबर। तीसरा कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, 2 इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन मतलब मीन पोजीशन से कितने ऊपर या नीचे है, और दूसरा उसके अंदर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वो फ्यूचर में कहाँ जाने वाली है। मतलब देखो, अगर पहला ऑप्शन देखेंगे ए बी, तो ए बी के अकॉर्डिंग ये ए हो गया, बी हो गया, दोनों का मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट सेम है। ए बी का डिस्प्लेसमेंट सेम है, बट यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ए ऊपर की तरफ है, बी नीचे की तरफ है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है बी सी। बी और सी पॉइंट को देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज डिफरेंट, सो दिस कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर। देन सी है बी डी, बी ये हो गया बी और यहाँ पर डी, दोनों का मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट अपोजिट साइड में, ये नहीं होगा। और लास्ट ऑप्शन है ई बी, तो ये है ई और दूसरा है यहाँ पर बी, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन सेम है, उसके बाद में बी नीचे की तरफ है और ई भी नीचे की तरफ है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा, दो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, दैट इज ई बी। ई बी विल बी आवर करेक्ट आंसर, ये डी ऑप्शन। क्लियर? ई बी। देन थर्ड क्वेश्चन क्या है? when the listener moves towards the stationary source with velocity v1। ये सेम क्वेश्चन हम पीसीबी के अंदर सॉल्व कर चुके हैं, वही सेम क्वेश्चन पीसीएम शिफ्ट के अंदर रिपीट हो चुका है, तो ये आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन हम कुछ यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे, आप लोग कर लो। करना हो तो बेटर क्या होगा, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज कर लो और आपकी जो नोटबुक होगी, नोटबुक के अंदर खुद से सॉल्व करो। अगर आप खुद से सॉल्व कर पाए तो ये क्लियर हो जाएगा कि वो कॉन्सेप्ट आपका हो चुका है। ठीक है, अगली बार आएगा तो आपको फिर से एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड नंबर पीसीएम का, थर्ड नंबर तो हो चुका है, फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ। An observer moves towards a stationary source। Observer moves towards a stationary source मतलब Vs की वैल्यू 0 है। Stationary source of sound with a velocity of 1/5 of velocity of sound मतलब लिसनर जो है, लिसनर का स्पीड क्या है? 1/5 of velocity of sound, that is v/5। The percentage increase in the apparent frequency। apparent frequency के अंदर कितना चेंज होगा? तो सबसे पहले हमें apparent frequency फाइंड आउट करनी है, या डायरेक्टली अगर हम देखेंगे तो इसको एक अप्रोच देखो कैसा होगा। apparent frequency कितनी है? डेल्टा एन अपॉन एन जीरो मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। ये क्यों करना है? देखो, डेल्टा एन मतलब क्या? चेंज इन फ्रीक्वेंसी, एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, एंड डिवाइड बाय क्या है? ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। जब भी हमें ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी या कोई ओरिजिनल टर्म होगी उसका कुछ पार्ट निकलना है तो हमें क्या लेना है? ऊपर जो रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड क्या है? कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, और नीचे क्या हो जाएगा? ओरिजिनल आ जाएगा उसका। सो डेल्टा एन मीन्स व्हाट? n माइनस एन जीरो डिवाइडेड बाय एन जीरो, ये फॉर्मूला हो गया। मल्टीप्लाई बाय 100 करना है परसेंटेज के लिए। उसके बाद में n इज एपरेंट फ्रीक्वेंसी। एपरेंट फ्रीक्वेंसी अप्रोच के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एन जीरो इंटू वी प्लस वी एल अपॉन वी माइनस वी एस माइनस एन जीरो अपॉन एन जीरो एंड मल्टीप्लाई बाय 100%।
सो यहाँ पर N0 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ गया ये V प्लस वी एल, V प्लस वी एल, V प्लस वी एल की वैल्यू कितनी है, V/5 -1 एंड होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 100% है। ओके, V प्लस V/5 क्या हो गया, 5 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया, 5 + 1 6, ये हो गया 6V/5 -1 एंड मल्टीप्लाई बाय 100%। सो यहाँ पर 5 से, एक बार यहाँ पर कुछ रह गया है क्या, यस डिवाइड बाय V है, यहाँ पर डिवाइड बाय V है, यहाँ पर देखो ना आप, VS की वैल्यू तो 0 हो गई, ये पार्ट के अंदर V माइनस VS, तो डिवाइड का जो V है वो यहाँ पर निकल जाएगा, मतलब ये जो V है ये कैंसिल हो चुका है, प्योर नंबर है। तो यहाँ पर 6 - 5 दैट इज 1/5, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 20%, मतलब हमारा आंसर क्या होगा 20%, 20% दिया हुआ है, यस सी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। क्लियर, कैसे किया समझ। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज 5 नंबर देखो, द ड्राइवर ऑफ कार ट्रैवलिंग विथ स्पीड V1 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स अ वॉल साउंड्स अ सायरन ऑफ फ्रिक्वेंसी n। जो ड्राइवर का स्पीड है वो मतलब क्या होगा, यहाँ पर सोर्स या लिसनर आगे देखेंगे, इसके अंदर कुछ मुझे चेंज लग रहा है, देखेंगे आगे क्या है। इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज V मीटर पर सेकेंड देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वॉल एंड एज हर्ड बाय द ड्राइवर इज। अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, इसे मैं बस एक बार ऊपर ले लेता हूँ, मतलब हमें जगह अगर कम गिरेंगे तो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। ओके सबसे पहले क्वेश्चन समझ लो कि यहाँ पर एक कार है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ आवर कार, इसके अंदर एक ड्राइवर है और इस कार का जो सायरन है वो बज रहा है और वो आगे जाकर, ये जो कार है कार का स्पीड V1 है, उसके बाद में यहाँ पर एक वॉल है, वॉल के ऊपर वो जो फ्रीक्वेंसी है, जो साउंड है, साउंड रिफ्लेक्ट होगा और फिर से उस ड्राइवर को सुनाई देगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर अगर कोई पर्सन होगा वॉल के ऊपर, यहाँ पर अगर कोई पर्सन होगा तो उसे कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। मतलब हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, लॉजिकली करेक्ट नहीं होगा बट हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय वॉल, वॉल ने कितनी फ्रीक्वेंसी सुनी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी, अप्रोच की कैसे, सो n = n0 V + VL अपॉन V - VS यूज़ करेंगे। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी n है, जो स्पीड ऑफ साउंड है V कंसिडर करेंगे, लिसनर जो है, लिसनर का स्पीड कार के अंदर है मतलब वो V1 हो गया, और वॉल स्टेशनरी है उसकी वैल्यू 0, यहाँ पर बस V आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद में वॉल से ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो है, वॉल से अब ये जो n0 ये फ्रीक्वेंसी होगी, वॉल से यहाँ पर वॉल आप कितनी फ्रीक्वेंसी इमिट करेंगे यहाँ से, ये वाली, और उसके बाद में जो ड्राइवर होगा, ड्राइवर कितनी फ्रीक्वेंसी सुनेगा, उसके लिए हम सेकंड पॉइंट लेंगे इसका, फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ड्राइवर, ड्राइवर की जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी होंगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। फिर से अप्रोच का फॉर्मूला n0 × V + VL अपॉन V - VS ले लिए, n = ये ड्राइवर के लिए हो गया, ड्राइवर का है n0, वॉल ने कितनी फ्रीक्वेंसी इमिट की थी वो यहाँ पर है, ये फ्रीक्वेंसी वो इमिट करेंगे, सो n0 ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, n × V + V1 अपॉन V, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर जो बाकी के टर्म्स है V + VL, लिसनर का स्पीड कितना है V1 क्योंकि वो कार के अंदर है, सॉरी ऊपर एक गलती हो गई, ये देखो इसके अंदर है ना, सोर्स जो है, सोर्स का स्पीड तो V1 है, लिसनर जो थी इसके अंदर वॉल थी, और वॉल का जो यहाँ पर लिसनर वॉल थी ना,
वॉल तो जगह पर है इसलिए वो 0 होगा, और यहाँ पर माइनस वी एस की भी जगह पर V1 ऊपर, मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक चेंज होगा, ये होगा हमारा V अपॉन V माइनस V1। ओके, ये वॉल के परस्पेक्टिव में था, उतना करेक्शन है बस यहाँ पर। और बाकी के टर्म्स V प्लस V1 डिवाइडेड बाय V माइनस VS, सोर्स वॉल है जगह पर है 0 आ गया। सो यहाँ पर इसके अंदर ये V और ये V कैंसिल हो गया, मतलब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ड्राइवर दैट इज N इंटू V प्लस V1 अपॉन V माइनस V1, V प्लस V1 अपॉन V माइनस V1, ये हमें ऑप्शन सी के अंदर दिख रहा है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, इस तरह से हमें ये सॉल्व करना है। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 6, द पिच ऑफ व्हीसल ऑफ एन इंजन अपीयर्स टू ड्रॉप बाय 30%। ये हम देख चुके हैं, ये क्वेश्चन हो चुका है। तो ये जो क्वेश्चन है ये वाला, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज कर लो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि ये हमारा हो चुका है, जस्ट हमने पीसीबी शिफ्ट के अंदर देखा है। ठीक है, आप सॉल्व कर चुके हैं। इसका आंसर क्या आया था, आई थिंक 340 का, पता नहीं स्पीड कितना दिया है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। और सॉल्व करने के बाद में आप लोग जो आंसर होगा वो मैच कर लो। ठीक है, देन 7th नंबर क्वेश्चन, बाकी के सी और डी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ था प्रीवियस क्वेश्चन का। 7th क्वेश्चन जो है PCM शिफ्ट का क्या दिया हुआ है, देखो थ्योरेटिकल लग रहा है। With what velocity an observer should move relative to stationary source so that the sound of triple frequency of source is heard by an observer। फाइंड आउट करना है। यह हमें थ्योरेटिकल दिख रहा है बट ये थ्योरेटिकल नहीं है। देखो क्या करना है आप। क्वेश्चन इज पहले दिया हुआ है यहाँ पर, with what velocity an observer मतलब VL should move relative to stationary source VS की वैल्यू 0 so that sound of triple frequency of source, sound of मतलब apparent frequency का है, क्या होगी यहाँ पर 3 times original, साउंड ऑफ ट्रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज हर्ड बाय ऑब्जर्वर को वो अपीयर होनी चाहिए 3 times। फॉर्मूला यहाँ पर रिलेटिव मोशन है, अप्रोच की केस ले लेंगे, ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है बट आंसर के अंदर देखो यहाँ पर टूवर्ड्स है, अवे, ऐसा कुछ आ गया है। अप्रोच की केस लेंगे, n इक्वल्स टू n0 v प्लस VL डिवाइडेड बाय v माइनस VS। सो वैल्यूज पुट करेंगे तो 3n0 इक्वल्स टू n0 इंटू VL फाइंड आउट करना है तो v प्लस VL अपॉन v माइनस 0। ठीक है, तो n0 यहाँ पर कैंसिल हो गया, v यहाँ पर आने के बाद में मल्टीप्लाई 3 times v इक्वल्स टू v प्लस VL। सो VL इज इक्वल्स टू 3v माइनस v, दिस विल बिकम 2v, 2 times वेलोसिटी ऑफ साउंड होना चाहिए। मतलब देखो यहाँ पर ऑप्शन जो दिए हुए ना उसके अकॉर्डिंग पहला क्या है, सेम एज वेलोसिटी ऑफ साउंड टुवर्ड द सोर्स, नहीं, सेम एज वेलोसिटी ऑफ साउंड अवे फ्रॉम द सोर्स, नहीं, हाफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड, नहीं, और लास्ट है ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ साउंड, यहाँ पर भी ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ साउंड है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ साउंड टुवर्ड्स द सोर्स। क्लियर, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग 8 नंबर दिया हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज द ड्राइवर ऑफ कार ट्रेवलिंग विथ अ स्पीड v1 टूवर्ड्स अ वॉल साउंड्स अ सायरन ऑफ फ्रीक्वेंसी n हर्ट्स। सेम क्वेश्चन है, देखो अभी हमने जो सॉल्व किया था वॉल का जो क्वेश्चन था सेम वैसा ही दूसरी शिफ्ट के अंदर, दूसरे क्वेश्चन पेपर के अंदर सेम क्वेश्चन आया था, तो ये भी रिपीट हो चुका है। ये आप लोग ऐसा करो कि वीडियो को पॉज कर लो और सॉल्व करके देखो आंसर आता है या नहीं, नहीं आंसर आएगा तो फिर से पीछे जाकर देखो प्रोसीजर क्या है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन गैस टू दैट ऑफ हीलियम गैस एट द सेम टेम्परेचर। अब देखो रेशियो लेना है हमें, रेशियो किसका लेना है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हीलियम
हीलियम गैस, इसका रेशियो लेना है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पर बस मॉलिक्यूलर मास चेंज होगा। वी का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ गैमा आर टी अपॉन एम जीरो, ये फॉर्मूला है। दोनों का मॉलिक्यूलर वेट चेंज होगा, मॉलिक्यूलर मास, और गैमा भी यहाँ पर चेंज होगा। गैमा और वी का डायरेक्ट रिलेशन है, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी, वी एच अपॉन वी एच ई इज इक्वस टू स्क्वायर रूट के अंदर गैमा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, तो गैमा फॉर एच डिवाइडेड बाय गैमा फॉर एच ई मल्टीप्लाई बाय मोलर मास इनवर्स में, सो मोलर मास एच ई का ऊपर होगा और हाइड्रोजन का नीचे होगा। ओके, सो देन नेक्स्ट गैमा, गैमा की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए कितनी है, 7/5, 7/5, और हीलियम के लिए 5/3 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ हीलियम, हीलियम का कितना होगा, गैस है या क्या है, गैस है, हीलियम का 4 होगा और हाइड्रोजन का 2 होगा। ओके, देन यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7/5 इंटू 5/3 का 3/5 होगा मल्टीप्लाई बाय 4/2, 4/2 मतलब 2 आ गया। ओके, सो यहाँ पर 5/5 = 25, ऊपर क्या आ जाएगा, 7/3 = 21, स्क्वायर रूट ऑफ 21 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब यहाँ पर कितना हो गया, 42। यहाँ पर 21 इंटू 2 दैट इज 42 हो गया, मतलब इसको हम डायरेक्टली यही स्टेप के अंदर ले सकते हैं, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 42 अपॉन 25, ये होगा। ऑप्शन के अंदर अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैंने बाद में चेक भी किया था, यहाँ पर रूट ऑफ 21 अपॉन 5 दिया हुआ है, ऐसा नहीं है, वो रूट ऑफ 42 अपॉन 5, दिस इज द करेक्ट आंसर। आप बाद में चेक भी कर सकते हो, जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर क्लियर यूज़ किया हमने, तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ 42 अपॉन 5 होगा, इसके अंदर रॉन्ग आंसर दिए हुए। ओके, देन our next question is number 10, I think 10 number है। okay, 10 number, how many times more intense a 60 decibel sound than a 30 decibel sound। अब देखो ये जो क्वेश्चन है लाउडनेस के रिलेटेड है, डेसिबल लाउडनेस को डिफाइन करता है। सो लाउडनेस, पहली लाउडनेस कितनी दी हुई है, तो मतलब यहाँ पर 60 डेसिबल कंसिडर करेंगे। सेकंड टाइम लाउडनेस कितनी है, 30 डेसिबल। अब जो फॉर्मूला देखा है हमने लाउडनेस का फॉर्मूला क्या है, 10 log 10 I1 अपॉन I2, इंटेंसिटी I1 अपॉन I0, इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल देखो यहाँ पर इसके अंदर L1 कितना दिया हुआ है, पहली केस के अंदर L1 की वैल्यू है 60, सो दोनों साइड का हाल यहाँ पर का 0 और ये 0 कैंसिल हो गया। अब लॉग की एक डेफिनेशन है, लॉग की डेफिनेशन क्या होती है कि लॉग ऑफ x हमने देखा और उसकी वैल्यू अगर y होंगी तो y क्या होता है, y इज नथिंग बट 10⁻x है, 10 क्या होता है x, ये उसकी डेफिनेशन है, लॉग की डेफिनेशन। मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6 आया है, लॉग I1 अपॉन I0 देखने के बाद में 6 आया है, मतलब यहाँ पर I1 अपॉन I0 की वैल्यू 10⁻6 है। ओके, दैट मीन्स I1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 10⁻6 इंटू I0। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली सेकेंड केस के अंदर यहाँ पर 30 इक्वल्स टू 10 log ऑफ I2 अपॉन I0 है, यहाँ पर I2 है, I2 अपॉन I0 है। तो यहाँ पर I2 हमें फाइंड आउट करना है, I2 क्या आ जाएगा, I2 विल बी इक्वल्स टू 10⁻3 I0 आ जाएगा। ठीक है, सो अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद में क्या आ जाएगा, I1 बाय I2 इज इक्वल्स टू 10⁻6 डिवाइड बाय 10⁻3, दैट मीन्स 10⁻3 आ गया, ये हो गया 1000, मतलब कितना 1000 टाइम्स वो ग्रेटर है, 1000 टाइम्स। सी ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। समझ गए आप लोग। यहाँ पर एक स्पेशल लॉग की डेफिनेशन यूज करनी है, कैसी की है, ये सिंपल यहाँ पर दिया हुआ है, देखो इस पॉइंट के अंदर से ज़्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है। लॉग टू द बेस 10 है, मतलब क्या, बेस 10
बेस 10 जो वहां पर हम यूज करते हैं, ये पावर के अंदर पावर जो होगी ना, पावर का बेस 10 है। कभी कभी हम लोग ई लेते हैं, वहां पर बेस ई होगा, यहाँ पर 10 है तो हमने 10 लिए। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, देख लो। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। क्लियर? देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 नंबर देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 is a source and a listener are both moving towards each other with speed v by 10. सोर्स और लिसनर दोनों का स्पीड कितना है? v by 10. Where v is the speed of sound, if the frequency of sound note emitted by source is n, original frequency is n, then the frequency heard by the listener would be, जो लिसनर, नहीं क्या है यहाँ पर, हाँ, लिसनर जो सुनने वाला है, दैट इज एपरेंट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे हम, एन नहीं बोलेंगे इस केस के अंदर, वो हमें फाइंड आउट करनी है। और वी क्या है? स्पीड ऑफ साउंड है। तो दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, मतलब क्या होगा? अप्रोच की केस होगी। अप्रोच के लिए एन ए का फॉर्मूला N0 इंटू वी प्लस वी एल डिवाइडेड बाई वी माइनस वी एस यूज़ किए। एन ए फाइंड आउट करना है, N0 की वैल्यू कितनी है? एन इंटू वी प्लस वी एल की वैल्यू v बाई 10 डिवाइडेड बाई v माइनस v बाई 10। सो ऊपर क्या हो गया? 10 प्लस 1 दैट इज 11, n इंटू 11v डिवाइडेड बाई 10 एंड होल डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1 दैट इज 9v डिवाइड बाई 10। डिवाइड का 10 दोनों तरफ कैंसिल हो गया, v भी कैंसिल हो गया, मतलब ये आ गया 11 बाई 9 इंटू n। 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 जार 9, देन 2 रह गया, 20 हो गया, 9 2 जार 18, 9 2 जार 18, 1.222 इंटू एन, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन के अंदर यहाँ पर ये दिया हुआ है 1.22 एन, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। क्लियर? उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? रॉन्ग आंसर हमें फाइंड आउट करना है। सो क्या दिया हुआ है? साउंड वेव ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, क्लियर। साउंड इज प्रोपोगेटेड एज वेव, बराबर है। उसके बाद में साउंड कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, ये आंसर, ये जो ऑप्शन है ये रॉन्ग है। वैक्यूम के अंदर साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता, ये हमने थ्योरी में भी पढ़ा है। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा? सी। देन डी बी देख लेंगे, साउंड इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये पहले हम स्टडी कर चुके हैं। क्लियर? उसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शंस आई थिंक नहीं दिए हुए, सो हमें सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के बाद जो करेक्ट हो वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? देखो क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। वी दिया हुआ है 330 मीटर पर सेकेंड। फॉर अ पर्टिकुलर साउंड वेव इन एयर, path difference of 40 centimeter is equivalent to path difference, that is delta x equals to 40 centimeter is equivalent to phase difference delta phi is equals to 1.6 meter। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एन हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो पार्ट है ये मैंने आपको बोला था सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के अंदर देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर सॉल्व करना है। तो मैं एक बेसिक सिंपल बता देता हूँ क्या करना है हमें। इसके अंदर हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, डेल्टा एक्स दिया हुआ है, उसके बाद में डेल्टा फाई दिया हुआ है, इसके ऊपर से हमें लैम्बडा मिलेगा। कैसा मिलेगा? अगर हम डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा फाई करेंगे एक कंप्लीट वेव के लिए, बाद में हम सुपरपोजिशन के अंदर डिटेल में देखेंगे। फिलहाल देख लो कैसा करना है। डेल्टा एक्स मतलब क्या? फेज डिफरेंस, डिफरेंस इज डिनोटेड बाय लैम्बडा। कंप्लीट हो गया तो एक वेव कंप्लीट हो जाएंगी, डिवाइडेड बाय फेज मतलब एंगल, एंगल कंप्लीट हो गया तो कितना हो जाएगा? वो 2 पाई हो जाएगा। सो लैम्बडा अपॉन 2 पाई की वैल्यू मिल गई। लैम्बडा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 2 पाई इंटू यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू 40 सेंटीमीटर, दैट इज 0.4 डिवाइडेड बाय 1.6 पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पर वो फेज डिफरेंस 1.6 मीटर नहीं होगा, क्लियरली 100% यहाँ पर 1.6 मीटर नहीं, ये 1.6 पाई होगा, क्योंकि फेज डिफरेंस जब भी आता है उसके अंदर उसका यूनिट एम मीटर कभी नहीं हो सकता। सो 100% यही होगा। आप देख सकते हो, बाद में चेक कर लो आप। पाई पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पर 4 से डिवाइड किए तो क्या हो गया? नीचे आएगा 4, 2/4 दैट मीन्स कितना हो गया? वो 1/2 दैट इज 0.5। लैम्बडा मिल गया।
फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, सो v इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा, एन इक्वल्स टू v अपॉन लैम्बडा। v की वैल्यू कितनी है, v इज़ 330 डिवाइडेड बाय लैम्बडा की वैल्यू 0.5, 0.5 मतलब उसका डबल लेना है 660 हर्ट्स। दिस इज़ आवर फ्रीक्वेंसी। क्लियर। तो इसके अंदर हमने टोटल, अब देखो PCM शिफ्ट के 13 क्वेश्चन से और PCB शिफ्ट के इस तरह से टोटल 6, उसके अंदर 6 हैं, टोटल 19 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। इसी तरह हम बाकी के चैप्टर्स भी कवर करने वाले हैं। तो आपके अगर आपका कोई सुझाव होगा, इसके अंदर कोई चेंज करने की ज़रूरत होगी या कुछ इसके अंदर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी, तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताओ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। जितना आपका सपोर्ट मिलेगा मुझे उतना ही अच्छा लगेगा, मैं उतनी ही कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर लेने की। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी करते रहिए। थैंक यू सो मच।